नमस्कार दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक खामोश कब्र की कहानी है। तो कृपया कहानी को पूरा जरूर सुने, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीत, थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। हाँ, इसमें डरने की क्या बात, जीत ने चुटकी लेते हुए कहा। प्लीज़ जीत, तुम्हें मेरी कसम, ध्यान से, कहीं कुछ हो ना जाए। थोड़ा धीरे चलाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। ज्योति ने लंबी सांस लेते हुए कहा और जीत ने गाड़ी की स्पीड और तेज करते हुए एक नज़र पास बैठी अपनी नए नवेली दुल्हन पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, जान, यह स्पीड तो कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें हवा से बातें करवाऊंगा, बस तुम रिलैक्स होकर बैठी रहो। ज्योति खामोश हो गई। दरअसल ज्योति और जीत की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। दोनों इलाहाबाद के रहने वाले थे, एक ही बैंक में साथ साथ काम करते थे और एक दूसरे को पसंद आ गए। उन्होंने घर वालों से बात की और घर वालों ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद दोनों अपने कुलदेवी के दर्शन करने के लिए अपने पुश्तैनी गांव मिश्रिक, जो कि सीतापुर में पड़ता था, वहीं जा रहे थे। वह दोनों एक गाड़ी में थे, बाकी घर वाले दूसरी गाड़ी में। चलते चलते शाम होने को आई थी। सूरज ढल रहा था। सूरज की लालिमा ज्योति के जिस्म को छू रही थी। पहले से ही ज्योति गोरी चिट्टी सुंदर थी। जब ढलते सूरज की लालिमा उसके तन पर पड़ी तो उसका रूप लावण्य और खिल उठा। कुछ बालों की लटें उड़ उड़कर उसके सुर्ख गालों पर बिखरती जाती है और फिर खामोशी तोड़ते हुए गाड़ी की स्पीड धीमी करके जीत अपने जीवन संगिनी की खूबसूरती को निहारते हुए बोला, ओ मेरी जान, अब तो आंखें खोलो, देखो गाड़ी की स्पीड कम कर दी। ज्योति अब भी आंखें बंद करे लगातार कुछ बुदबुदाए जा रही थी। शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वे लोग जिस सफ़र पर निकले हैं वह सही सलामत पहुंच जाएं। ज्योति, ओ ज्योति, क्या कह रही हो? उसने ज्योति के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। ओ ज्योति। फिर ज्योति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पति की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखें अपने पति जीत से हजारों सवाल कर रही हो। जीत ने फिर से पूछा, क्या हुआ ज्योति? ज्योति ने कहा, कुछ नहीं, आप इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। ओ नो डियर, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कैसा डर। जीत ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, कितनी दूर अभी और जाना है? आप मुझ पर नहीं, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए प्लीज़, गले घर पहुंचकर लगा लेना। ज्योति ने कहा, जो हुक्म मेरे सरकार। जीत ने चुस्की लेते हुए कहा, अभी और आगे जाना है, सूरज ढल चुका है, पूरी तरह से रात हो चुकी है। सुनसान रास्तों पर 2 गाड़ियां दौड़ी चली जा रही हैं। सड़क के दोनों तरफ जंगल था। तभी जीत का मोबाइल अचानक बज उठा। ज्योति प्लीज़ देखो तो, फ़ोन किसका है? जीत बोला, पापा जी का है। ज्योति ने फिर रिसीव किया और पूछा, पापा जी क्या हुआ, कोई बात हो गई? हाँ बेटा, तेरी माँ के पेट में अचानक दर्द होना चालू हो गया है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। ओ पापा, यहाँ बेटा, जीत के पास दवाई है, उससे कह दो 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक ले, माँ को दवाई खिला दे, फिर चलते रहें। ज्योति ने जीत को पूरी बात बताई और गाड़ी रोकने के लिए कहा। जीत ने अपनी गाड़ी रोक दी। पीछे वाली गाड़ी भी पास आकर रुक गई। दोनों गाड़ियों के गेट खोलकर सभी लोग बाहर आ गए। क्या हुआ मम्मी को पापा? जीत जल्दी से पास आकर बोला, पता नहीं बेटा, अचानक ही तेरी माँ के पेट में दर्द चालू हो गया। तेरे पास तेरी बैग में पेन किलर रखी है, प्लीज़ दे दो। ज्योति जल्दी आओ, मेरे साथ मेरी हेल्प करो। ज्योति और जीत दौड़कर अपनी गाड़ी में आए और जीत बैग से पेन किलर लेकर मम्मी के पास गया। मम्मी को दवाई दी गई। चलिए पापा, अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ज़्यादा देर तक रुकना यहाँ उचित नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चारों तरफ खाली जंगल, जानवरों की चीखने की आवाज़ आ रही है, जल्दी से निकल तू, हम भी निकलते हैं। इतना कहकर जीत के पापा ने ड्राइवर से गाड़ी ले चलने के लिए कहा। जीत भी दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ज्योति ने पूछा, माँ को
दवाई दे दी? जीत बोला हाँ दे दी। वह बार बार चाबी घुमा रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ज्योति ने पूछा क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं क्या हुआ, अभी स्टार्ट हो जाएगी, चिंता मत करो। जीत के बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ज्योति बहुत ही परेशान और डरी हुई बैठी थी। अब क्या होगा जीत, अब हम क्या करेंगे? ज्योति ने डरे सहमे लहजे में पूछा। अचानक गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं ज्योति, अभी तक तो सब ठीक था, अभी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बैठो, मैं चेक कर लेता हूँ। इतना कहकर जीत ने जैसे ही गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश की, ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ज्योति, अगर बाहर नहीं गया तो गाड़ी कैसे चेक कर पाऊंगा? डरो मत, तुम रिलैक्स होकर बैठो, कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर उसने अपना हाथ ज्योति के हाथों से छुड़ाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। अभी जीत गाड़ी चेक कर ही रहा था कि तभी ज्योति भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? देख रहा हूँ, बस अभी कुछ कह नहीं सकता, मुझे लगता है किसी से मदद लेनी चाहिए। ज्योति ने इधर उधर देखते हुए कहा, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम मदद कैसे ले? ज्योति की बात बीच में ही काटते हुए जीत बोला कि तभी दूर से कोई उन्हें आता दिखा। शायद कोई बुजुर्ग उनकी तरफ चला आ रहा था। पास आकर बुजुर्ग बोला, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? हाँ बाबा, बताइए, कोई कार रिपेयरिंग की दुकान आसपास है कि नहीं? बेटा, आसपास तो कोई भी दुकान नहीं है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 1 किलोमीटर के दायरे में ही कब्रिस्तान है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? ज्योति सकपकाते हुए बोली। बुजुर्ग इतनी सलाह देकर आगे बढ़ गया। ज्योति पहले से ही काफी डरी हुई थी, बुजुर्ग की बातें सुनकर और भी डर गई। उसने जीत से कहा, चलो हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ दो। पर जीत इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने कहा, रिलैक्स ज्योति, ऐसा कुछ नहीं है, कब्रिस्तान होने से तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? दुनिया का सबसे बड़ा भूत तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। जब तुम इससे नहीं डरी तो तुम दूसरे भूत पर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ हाँ, मजाक मत करो जीत, प्लीज़, भगवान के लिए कभी तो सीरियस रहा करो। अच्छा बाबा, सॉरी, माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आओ गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी ठीक करके अभी आ रहा हूँ। ज्योति गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई कि तभी जीत का फ़ोन बजा। हेलो हेलो पापा जी, आप लोग कहाँ हैं? बेटा, हम लोग तो बहुत आगे आ गए, बस घर पहुँचने ही वाले हैं। आप लोग कहाँ हो? पापा जी, हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। ओ नो, जीत को फ़ोन दो बेटा, कहो तो हम लोग वापस आ जाएं। जी पापा जी, आपकी जीत से बात करवाती हूँ। इतना कहकर ज्योति गाड़ी से बाहर आई। जीत, लो पापा का फ़ोन आया है। लेकिन जीत गाड़ी के पास था ही नहीं। जीत जीत कहाँ हो तुम? जीत कहाँ हो तुम? लेकिन जीत का कहीं आता पता नहीं था। क्या हुआ बेटा? हेलो पापा। जीत पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे अब डर लग रहा है। पापा जी, ठीक है बेटा, फ़ोन रखो, हम लोग अभी आ रहे हैं। ज्योति बदवास की सड़क पर दूर दूर तक दौड़ने लगी। जीत जीत कहाँ हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ, कहाँ चले गए? अभी वह कुछ समझ पाती कि तभी एक साया सा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से खून बराबर बह रहा था, हाथ भी खून से लथपथ थे। कौन हो तुम? ज्योति, मैं जीत, भाग जाओ यहाँ से जल्दी, प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से। ज्योति के तो होश ही उड़ गए। लपक कर वो जीत के गले से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। जीत, कहाँ चले गए थे तुम? और यह क्या हाल हुआ है तुम्हारा? यह सब किसने किया? प्लीज़ ज्योति, इस समय कुछ मत कहो, जितनी जल्दी हो सके जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जितनी दूर हो सके चली जाओ। पर तुम्हें छोड़कर मैं कैसे कहाँ जाऊँ? कुछ मत कहो और बस चली जाओ। वह उसे जैसे ही जाने के लिए कह रही थी कि उसने सामने 2 साए आकर खड़े हो गए। प्लीज़ मेरी पत्नी को जाने दो, उसे कुछ मत करो। ज्योति, भागो यहाँ से, मैंने कहा भागो यहाँ से। और ज्योति भाग पड़ी। अनजान इलाके की अनजान सड़क
पर ना रास्ते का पता था ना मंजिल। बस भागी चली जा रही थी। भागते भागते अचानक ही उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। बस बार बार पीछे मुड़कर देखती जा रही थी। वह दोनों साए उसका पीछा किए जा रहे थे कि तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया। उसने हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। शायद उसके सर में चोट लग गई थी, ब्लड निकल रहा था और वह बेहोश हो गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। ज्योति की आँख खुली तो उसके सामने उसका परिवार बैठा था। अरे मैं यहाँ कैसे? ज्योति ने हैरानी से पूछा। जीत ने पूरी घटना उसे समझा दी। किस प्रकार पापा वहाँ समय से पहुँचे और सब ने मिलकर ज्योति को ढूंढा और फिर सब लोग घर आ गए। ज्योति ने उन 2 सायों के बारे में पूछा। जीत ने कहा, शायद वह लुटेरे थे जिन्होंने मुझे मारा। मेरी घड़ी, चैन, अंगूठी सब ले ली थी। तुम तक पहुंच पाते उससे पहले हम लोग वहां पहुंच गए और तुम्हें सुरक्षित ले आए। ज्योति ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी पापा बोले, चलो बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, 1 घंटे में हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। इतना कहकर सब चले गए। जीत ने ज्योति के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, शुक्र है तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता। इतना कहकर उसने ज्योति को अपने गले लगा लिया। ज्योति का मुंह गुस्से से तनमता गया, आंखें खूनी हो गई और उसने अपने आप को छुड़ाते हुए जीत को पीछे की तरफ धकेला। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने आती हूँ। पर ध्यान से, डॉक्टर ने कहा है कि सिर की पट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। ओ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। वैसे भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, चोट तुमको भी तो लगी है। ज्योति जैसे अपने आप में ही गुम हो गई थी। ज्योति का ऐसा बर्ताव जीत को अचंभित कर गया, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब नाश्ते के लिए सब बैठे, ज्योति भी आ गई। नाश्ता लग गया था। ज्योति बोली, मम्मी जी मुझे अंडा खाना है। वैसे तो ज्योति नॉनवेज नहीं खाती थी, पर अंडा कभी कभी खा लेती थी। आज अभी हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है, बहू अंडा कल खा लेना। सासू माँ बोली, नहीं मुझे अभी खाना है, दर्शन कल कर लेंगे। जीत गुस्से से बोला, आधे घंटे में निकलना है और तुम कह रही हो कि तुम्हें अंडा खाना है, अंडा कल खा लेना। पर ज्योति जिद करने लगी, यह क्या अंडा अंडा लगा रखा है, एक बार में समझ में नहीं आता, हम लोग आज ही जाएंगे। जीत ने झल्ला कर बोला। ज्योति गुस्से से आग बबूला हो गई। एक बार फिर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो कुछ और कहती कि तभी पापा भी बोल पड़े, अरे चलो ठीक है, दर्शन ही तो करना है, कल चले जाएंगे, लड़ो मत आपस में। और वह ज्योति के लिए अंडा खरीदने चले गए। जीत ने गुस्से से ज्योति की तरफ देखा, जो लगातार उसे घूरी जा रही थी। तब तक पापा जी अंडा लेकर आ गए थे। ज्योति बेटा लो। ज्योति अंडों पर झपट पड़ी और ऐसे खाने में जुट गई जैसे मुद्दतों से उसने कुछ खाया ना हो। 4 अंडे खा चुकी थी, शेष 2 अंडे अभी प्लेट में रखे थे। सब लोग ज्योति को हैरानी से देख रहे थे। ज्योति बस करो, अंडे गर्म होते हैं, ज्यादा खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जीत ने ज्योति को रोकते हुए कहा, पर ऐसा लगता था कि ये ज्योति का वह ज्योति ही नहीं है जो कि जीत की बात सुने। ऐसा लगता है जैसे ज्योति को तो उन लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं था। 6 अंडे गपागप खाने के बाद ज्योति उठकर कमरे में चली गई और सब ने अपना नाश्ता खत्म किया। फिर सब ने अपने अपने कमरों में चले गए। जीत भी ज्योति के पास आया और बोला, यह क्या कर रही हो तुम? क्या मैंने क्या किया? ज्योति ने उसकी बात को अनमने मन से जवाब दिया, अच्छा तो मैडम को कुछ पता ही नहीं, यह बाहर कैसा बर्ताव कर रही थी तुम, और इतनी अंडे खाने की क्या बेताबी थी कि दर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। जीत अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खा पी भी नहीं सकती? शादी क्या हो गई, तुमने मुझे खरीद लिया। ज्योति गुस्से से आग बबूला हो गए। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसने जीत को बेड पर पटक दिया और फुर्ती से उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दोनों हाथों से पकड़ लिया।
उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। फटी फटी मर्दानी कर्कश आवाज में दहाड़ने लगी। हरामजादे, मैं सुबह से देख रहा हूँ तू मेरी लगते किजर हुए जा रहा है, उस पर चिल्लाए ही जा रहा है। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। उसके गले को जोर जोर से दबाने लगी। ज्योति, या छोड़ो मुझे, क्या हो गया तुमको? जीत जोर से ज्योति को अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाया। सब लोग दौड़कर अपने कमरे में आ गए। ज्योति फुर्ती से जीत के ऊपर से हटकर बेड से नीचे खड़ी होकर जीत को संभालने लगी। ओ जीत, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पड़े हो? अनजान बनकर ज्योति ने पूछा, जैसे उसे कुछ किया ही ना हो। जीत भी अपना गला सहलाते हुए खड़ा होकर बड़ी हैरानी से ज्योति को देखता हुआ बोला, ज्योति अब तुम आराम करो, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे अब आराम करना चाहिए। उसके बाद जाने को कहा। इतनी थकान आ गई है कि पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। इतना कहकर ज्योति गहरी नींदा में लीन हो गई। घर वाले भी जीत के साथ बाहर आ गए। सब जीत से पूछने लगे, क्या हो गया था बेटा? पर जीत सबकी बात टालकर और कुछ नहीं कहकर बाहर चला गया। घर वाले अवाक रह गए। हक्के बक्के से जीत को जाते हुए देखते रह गए। रात के 10 बज चुके थे। जीत घर वापस आ गया था। सब लोग खाना खा चुके थे। जीत ने ज्योति को भी खाना खिलाकर सुला दिया और अपने परिवार के साथ बैठा बातें कर रहा था। बातों बातों में उसने सुबह वाली सारी घटना परिवार को बता दी। यह सुनकर जीत की दादी ने किसी झाड़ फूक करने वाले बाबा को बुलाने के लिए कहा, पर जीत इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था, सो उसने ऐसे करने से मना कर दिया। उसने कहा, ज्योति लंबा सफर तय करके आई है और रास्ते में जो घटना घटी उससे कुछ ज़्यादा ही डर गई है। फिर उसके सर पर गहरी चोट भी लगी है, शायद इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रही है। जीत के पापा भी उसकी बात से सहमत थे, इसलिए दादी चुप हो गई। उन्होंने कुल देवी के दर्शन का प्रोग्राम फिलहाल के लिए टाल दिया था। दूसरे दिन भी ज्योति की हालत पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई थी। पाखी, जीत की छोटी बहन की हालत भी ज्योति की तरह होने लगी। दोनों 5 दिनों में मरण अवस्था में पहुंच गए थे। चेहरे पीले पड़ चुके थे, शक्ल बेशक्ल हो चुकी थी। दोनों को एक जैसे दौरे पड़ रहे थे। अब जीत समझ चुका था कि अगर उसने दादी की बात नहीं मानी तो वह उन दोनों को खो देगा। जीत ने मम्मी पापा से बात की और उन दोनों को बहुत जगह दिखाया, बहुत तांत्रिकों से झाड़ फूक कराई, पर उन्हें कोई ठीक नहीं कर पाया। कितने बाबाओं को उन आत्माओं ने मौत की नींद सुला दिया था। मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ कोई बताता वहाँ वहाँ वह लोग दोनों को लेकर जाते थे, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर वाले बहुत निराश हो चुके थे। 1 महीना होने को आया था। बहू और बेटी दोनों बिस्तर लगे थे। उनका बचना नामुमकिन सा लग रहा था। यह सोचकर परिवार का हर सदस्य बहुत परेशान था। फिर एक दिन किसी ने उन्हें एक फकीर के बारे में बताया तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े तांत्रिकों ओझा कुछ नहीं कर पाए तो एक साधारण सा फकीर उनकी बेटियों को क्या ठीक कर पाएगा। पर जीत की माँ का मन नहीं माना। उनके बहुत जिद करने पर वह फकीर के पास पहुँचे। फकीर ने उनको देखते ही सब कुछ अपने आप बता दिया। फकीर बहुत पहुँचा हुआ था कि कैसे उनकी गाड़ी वहाँ खराब हुई और आगे की सारी घटना वह बताता चला गया। सब लोग समझ गए कि बाबा सच्चे हैं। उन्होंने ज्योति के बारे में पूछा तो बाबा ने उन्हें बताया कि उस कब्रिस्तान में 2 बाप बेटे 6 महीने पहले दफनाए गए हैं। वह जब जिंदा थे तो बहुत खतरनाक लुटेरे थे। दोनों मुस्लिम समुदाय के हैं। वह एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। गांव के इस सरपंच ने उनको दफनाने का प्रबंध किया था, पर उनके कर्मानुसार उन्हें दफनाने के लिए गांव का आदमी शामिल नहीं हुआ, इसलिए वह हर किसी को अपना दुश्मन मानते हैं। अकाल मृत्यु होने के कारण उन दोनों की आत्माएं भटक रही है। केवल ज्योति ही नहीं, कितने लोगों को यह आत्माएं मार चुकी है। यह सब सुनकर घर वाले बाबा के पैरों में गिर गए और ज्योति की पाखी की जिंदगी की भीख मांगने लगे। बाबा ने तब यह उपाय बताया कि
हम लोगों को वही उन्हीं की कब्र के पास जाना पड़ेगा। ज्योति और पाखी को लेकर जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी वहीं पूजा करनी पड़ेगी। उनकी आत्माओं को फिर से कब्र में पहुँचाना होगा और आत्माओं को शांत करना होगा। इस घटना के दौरान घर के सभी लोग वहाँ होंगे, किसी को भी अकेले छोड़ना ठीक नहीं। आप लोग दूर गाड़ी में बैठे रहेंगे और केवल आपकी बेटियाँ और हम लोग कब्र के पास जाएंगे। इसके लिए हम कल ही रवाना होंगे, लेकिन आप लोग घर में उन दोनों बेटियों के सामने इस बात की चर्चा मत करना कि कल हमें कहीं जाना है। यदि वह पूछे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आप कोई बहाना बना दीजिएगा। दूसरे दिन जीत बोला, ज्योति उठो, हमें कहीं चलना है, तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना, ज्योति ने कहा और पाखी ने भी यही कहा। तब जीत के पापा ने बहुत समझाया तो वह दोनों तैयार हो गई, पर रास्ते में वह पूछती रही, हम कहाँ जा रहे हैं? बचपन के दोस्त के घर जा रहे हैं, वह दूसरे गांव में रहता है। जीत ने कहा, दोनों को बाबा का फूका हुआ पानी पिला दिया था, इसलिए शायद दोनों शांत बैठी थी, पर बाबा ने कहा था इसका असर 2 घंटे ही रहेगा। इसलिए जीत ने बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। बाबा वहां पहुंचकर पूजा की तैयारी पहले से ही कर चुके थे। बाबा अपने साथ मस्जिद के 2 मौलाना को भी ले गए थे जो बराबर दुआ पढ़ रहे थे। जैसे ही वहां गाड़ी पहुंची, ज्योति और पाक हुई, दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जैसे तैसे उन्हें पूजा तक खींच कर लाया ही गया था कि तभी कब्रिस्तान में इतना भयंकर चक्रवात उठा कि पाखी और ज्योति को अपने साथ उड़ा ले गया। वह दोनों गोल गोल घूम रही थी। इतनी भीभत्स चित्कीरें सुनाई पड़ रही थी कि पूरे कब्रिस्तान में हाहाकार मच गया था। जीत और उसके परिवार के होश उड़ गए थे जब ऐसा नजारा उन्होंने देखा। जीत बार बार गाड़ी का गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पापा उसे पकड़े हुए थे क्योंकि बाबा ने सख्त हिदायत दी थी कि पूजा के दौरान कोई गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहिए। गाड़ी के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बाबा ने बना दिया था, उसी के अंदर गाड़ी रखने को कहा था और एक बोतल में मंत्रोच्चार करके पानी भी फूंक कर दिया था और कहा था कि आत्माएं अगर उनके शरीर पर हावी हो जाए तो कोई एक सदस्य गाड़ी से बाहर आकर वह जल बाबा के ऊपर छिड़क देगा। बाबा के आश्रम पर उनके शिष्यों द्वारा हवन जारी था और बाबा ने यह भी कहा था कि सारा कार्य सूर्यास्त से पहले ही संपर्क करना होगा। पापा प्लीज मुझे जाने दो, देखो मेरी ज्योति और मेरी बहन पाखी का क्या हाल है, बेचारी वह दोनों मर जाएगी। जीत ने पापा का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं बेटा, वहां जाना ठीक नहीं। हाँ बेटा, बाबा ने बाहर जाने से मना किया है, पापा ठीक कर रहे हैं। जीत की माँ जोर से चिल्लाई। एक पल के लिए जीत शांत हो गया। इधर चक्रवात जितना जमीन के ऊपर था उतना ही जमीन के अंदर बाबा लगातार पूजा कर रहे थे। मौलाना जी भी बराबर अल्लाह से दुआ कर रहे थे और उन रूहों को खुदा का वास्ता दे रहे थे। सब लोग हैरानी से इस दिल दहलाने वाला मंजर को देख रहे थे कि तभी चक्रवात के दौरान ही उन आत्माओं की कब्रें खुल गई और उनकी लाशें बाहर आ गई। इधर उनकी रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। सारी प्रक्रिया पूरी करने तक शाम 5 बज गए थे। बाबा जी और मौलाना जी सब इस भयावह मंजर को देखकर घबरा गए थे। उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था कि आत्माएं इतनी ताकतवर होंगी। उन कब्रों के साथ साथ कई और कब्रें खुल गई थी, पर शायद उन सब को मुक्ति मिल चुकी थी सिवाय इन आत्माओं के, क्योंकि दूसरे रूहें वहां नहीं आए। पर जब इनके शरीर को सबने देखा तो देखते ही सबके होश उड़ गए। हड्डियों के ढांचे बचे थे, कहीं कहीं मांस के सड़े गले लौटने लटक रहे थे। इतनी दुर्गंध की बयान करना कठिन था। ज्योति मर्दाना और कर्कश आवाज में चिल्लाई, बेटा वो रहे हमारे शरीर। पाखी भी उन्हीं फटी आवाज में बोली, जी अब्बू आइए चलते हैं। इतना कहकर वह आत्माएं वापस उस सर्वेश में प्रवेश कर गई और ज्योति और पाखी बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से आ गिरी। बाबा ने दौड़कर उन दोनों को रक्षा कवच पहना दिया और जीत की तरफ इशारा करके उन दोनों को ले जाने के लिए कहा। जीत और उसके पापा ज्योति को और पाखी को बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक लेकर आए और बिठाया। वह दोनों अभी भी बेहोश थी
उन आत्माओं ने उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद उठने की कोशिश की पर विफल हो गए, क्योंकि दोनों ने ही दुर्घटना के समय अपने पैर गंवा दिए थे। उनके पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी, तो वे अपना शरीर को उठाकर ही नहीं पा रहे थे। इसलिए बाद में वो फिर से कब्रिस्तान में मंडराने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। चूँकि आपको पता ही है कि बाबा ज्योति और पाखी को रक्षा कवच बांधने के दौरान पूजा से उठ गए थे, सो वो दोनों बाबा के शरीर पर हावी हो गए। इधर जीत ने ज्योति और पाखी के चेहरे पर पानी से छींटे डाले। वो दोनों होश में आ गई। बड़ी ही हैरानी से इधर उधर देखने लगी। जीत दौड़ कर गया, बाबा के ऊपर जल छिड़क दिया और आत्माओं ने बाबा का शरीर छोड़ दिया। जीत के पास फूका हुआ पानी था, इसलिए वो सुरक्षित रहा। बाबा ने मौलाना से आत्माओं के शरीर को विधिपूर्वक दफनाने को कहा। अल्लाह का नाम लेते हुए उन्होंने लाशों को विधिपूर्वक दफन कर दिया। इस दौरान उन आत्माओं ने मौलाना जी के ऊपर भी परवाज़घाती हमले किए। सभी को बहुत चोटें आई। लाशें और दफन होते ही वो आत्माएं चीख चीख कर या अल्लाह रहम कर्मा कहते कहते तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले का चाबुक उनको मार मार कर छलनी कर रहा हो। चीखते चिल्लाते उन बाप बेटों की आत्माएं हवा में लीन हो गई। दो कब्रें खामोश हो गई हमेशा के लिए। जीत ने बाबा को पकड़कर एक तरफ बैठा दिया। शाम के 6 बज चुके थे। कब्रिस्तान का माहौल शांत हो चुका था। सब लोग वापस घर आ गए थे। मौलाना जी और फ़कीर बाबा की ड्रेसिंग करवा दी गई थी। ज्योति पाखी भी शांत थी। ज्योति अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी बाहर से सासू माँ बोली, ज्योति बेटा आओ, खाना लग गया है, आकर खाओ। ज्योति जी, मम्मी जी आ रही हूँ कहकर पहुँच गई। सब लोग काफ़ी समय बाद बेफिक्र होकर खाना खाने लगे। पापा, हम कल कुलदेवी माँ के दर्शन के लिए चलेंगे, ठीक है बेटा? जैसे ही कुलदेवी माँ ने हमारी बेटियों को नया जीवन दान दिया, कल ही चलते हैं। पापा, अच्छा बताइए वैसे मुझे हुआ क्या था? ज्योति ने पूछा। अरे बेटा, वह कहानी बहुत लंबी है। इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचकर कभी फुर्सत में जीत से सुन लेना। पापा जी ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात का उत्तर दिया, मानो जैसे बहुत बड़ी जंग का अंत हुआ हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये भूतिया स्टोरी कब्रिस्तान की अच्छी लगी हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हॉरर प्लेज स्टोरीज।